आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सभी की निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार को लेकर सरगर्मियां तेज। छत्तीसगढ़ में अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन में होंगे शामिल। भाजपा की रैली को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की राजस्थान में जनसभा। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द। निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी। वियतनाम के हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न। वियतनाम के साथ चर्चाओं में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर हुई बातचीत। आगामी वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। इजराइल हमास युद्ध के बीच कुछ घंटे के लिए खोली गई गजा से की मिस्र से सटी रिफाह क्रॉसिंग। लोगों की निकासी और मानवीय मदद को मिलेगी अनुमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, विभिन्न पक्षों को साथ लेकर तैयार की जा रही है व्यवस्था। और आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच लखनऊ में मुकाबला आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज से राज्य में चुनावी प्रचार की तो आज से बीजेपी चुनावी प्रचार व रैली का शंखनाद कर रही है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांदगांव स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई है जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की भी सीटें शामिल हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज सनोने, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे सीधे तौर पर समझना चाहेंगे किस तरह से बीजेपी की तैयारियां और रमन सिंह का नामांकन, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और अमित शाह का वहां पर मौजूदगी, किस तरह से देखते हैं इसको? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले फेज में 20 सीटों पर चुनाव होने वाले और वो 7 तारीख को चुनाव होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आज अपना राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसकी तैयारी, उनकी नामांकन दाखिल करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुके, कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। और खास वजह यह देखी जा सकती है कि माननीय गृह मंत्री उनके साथ आज उनको
इस नामांकन दाखिल करने में उनके साथ रहेंगे। उससे पहले गृह मंत्री राजनांदगांव में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे और काफी उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। और इससे एक अच्छा माहौल, एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के में निर्माण हो रहा है। 20 सीटें जो है वो ज्यादातर बस्तर इलाके हैं और कुछ सीटें राजनांदगांव की है। तो ये इस पर सारी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1 महीने से ही अपना प्रचार शुरू कर दिया था। गृह मंत्री भी आए, माननीय प्रधानमंत्री भी 4 बार छत्तीसगढ़ में आए और ये सारा माहौल अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुट गए थे। जो पहले फेज की सीटें हैं, जिन जिन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर उनके राजनीतिक गुणागणित, वहां पर प्रचार, वहां पर किस तरह से जो एक चुनाव प्रचार में तेजी है वो देखी जा रही है, और किस तरह से वहां के क्या कुछ मुद्दे हैं जो वोटर्स के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो लेकर जा रहे हैं? ज्यादातर सीटें जो है वो बस्तर संभाग की है। 20 सीटें वहां पे है होने वाले पहले चरण में। तो अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर की सारी 12 सीटों पर राष्ट्रीय कांग्रेस के कब्जे में थी। वही 12 सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो इससे अगर देखा जाए तो बस्तर में ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है और कई सारी रैलियां, परिवर्तन यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाले थे। और वैसे शुरुआत भी वैसे हुई थी परिवर्तन यात्रा की भारतीय जनता पार्टी के। तो ज्यादातर फोकस केंद्र उनका भारतीय जनता पार्टी का बस्तर के इलाके पे है। और बस्तर में आदिवासी बहुल विभाग है और वहां पे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और इसलिए जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में निकाली थी, उसमें एक माहौल बनाने में निश्चित ही मदद हुई है। पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मनोज, और ताज़ा अपडेट्स के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे और इस दौरान वो कोलकाता के सियालदा में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की शुभकामनाएं भी दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। जेपी नड्डा उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। पहले सत्र में वे उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में अपने समकक्ष बुई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आज हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की रचनात्मक बैठक संपन्न हुई। विदेश मंत्री ने इसके लिए सह अध्यक्ष बुई थान सोन को धन्यवाद दिया। जयशंकर ने लिखा कि बैठक के दौरान राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी और इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विभिन्न बहुपक्षीय समूहों के बारे में हमारे सहयोग पर दृष्टिकोण भी साझा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एनएसजी कमांडोज और सुरक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, ये अमित शाह ने
एक्स पर लिखा। अपने सिद्धांत वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा पर खरा उतरते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने खुद को देश की सुरक्षा के गढ़ के रूप में स्थापित किया है। इस शुभ अवसर पर मैं सुरक्षा बल के उन सभी सैनिकों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म, मातृभूमि के प्रति प्रेम और दृढ़ साहस को साबित करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब बात ताजा खबर की। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दी गई है। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे के नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, कितना बड़ा फैसला इसको देखते हैं और कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला भी कहा जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जिस तरह से पूरा ये मामला चला था, एक समय था जब मीडिया की सुर्खियों में ये मामला पूरा छाया रहा था और उस समय निठारी जो कांड था उसने तमाम लोग जो थे उनकी, जिसको कहते हैं कि रूह कपा दी थी, जिस तरह का ये विभत्स हत्याकांड था। लेकिन आज जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है, ये तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जांच एजेंसियों के ऊपर भी, और इसके साथ साथ जो दूसरा जो जांच का जो तरीका है उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल विकास के पास हम चलेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं आइजॉल, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। If you go to Chhattisgarh, you will find that farmers get the highest remuneration for rice in the country, 2,500 rupees per quintal. Quintal kata cheng sang ni zanga Chhattisgarh state a pechuan an mani ya katianga piloti boya bu fai bu lena kan an ban sak bokani. And this money that has been given to the farmers for paddy has transformed the economy of Chhattisgarh. Chu wang chuan farmer tena paisa katianga ti sakna ta khan Chhattisgarh chu an ram din munasang o mai ni. Money has gone to the village level and transformed villages because of this. Tikla gil khol ben thenga an tan puina an pek khan an tikla khol chu atien chu sur mai pasol mai. At the same time, the Chhattisgarh government has identified local products in each district. Ten district kina chuan Chhattisgarh hoi tu da chuan an mani har sana tu kina tu ko an thoso te kha and supports businesses, small businesses, and ensures that small businesses succeed. Business takte te bultan tu te hote an dom kaga an lokin lo thilo toren ruwa mate nasiam sakzela. And Chhattisgarh, a predominantly rural state, has opened a web of English schools across the state. An mani state rapo Chhattisgarh achuan an state chung zonga English an thena turte an hon sakhial bokani. So 377 English schools provide the best quality education to the poorest students in Chhattisgarh. Chutiang chuan tu na po Chhattisgarh state achuan schools a thum som sari pasari lai mai khove atar sotla an din sak tong he ni. So while we are
developing states, protecting farmers, protecting laborers, protecting small businesses. The BJP is busy attacking them. Khatianga mi tikanatur michikhang tikanatur ngai tua kan man le lai hian kan state sarkar na chon BJP chon khang ho ti chia na tur kha an lo zong le an lo man le ve tungani GST. तो आइजोल से ये देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और अब एक बार फिर हम अपनी पहली खबर पर आते हैं, जहां हमने आपको बताया था कि निठारी कांड में जो ज़िला अदालत से जो सीबीआई अदालत थी गाज़ियाबाद की, उसने निठारी कांड में मुनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया था, फांसी की सज़ा दी थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के इस चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सज़ा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सज़ा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दे दी गई। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मुनिंदर सिंह पंढेर की कोठी D5 के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए विकास सिंह, हमारे सहयोगी संवाददाता, जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि ये एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला कहा जाएगा अदालत से, और साफ तौर पर यह प्रश्न चिन्ह बहुत सारे खड़ा करता है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर भी, कि किस तरह से उन्होंने इस मामले को चलाया। निचली अदालत से तो फांसी हुई, लेकिन हाई कोर्ट में ये सस्टेन नहीं रह सका। जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं। और ये हाई कोर्ट में जो फैसला आया है, ये सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है। और सीबीआई ने इस बात को फैसले के बाद कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पर वो अपील करेंगे। कोर्ट ने माना कि इस बात को माना कि उनके खिलाफ जो भी एविडेंस है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो भी एविडेंस है वो साइंटिफिक एविडेंस है। पर्याप्त सबूत जो है कह रहे हैं चश्मदीद ना होने के कारण अदालत ने उनको मामले में बरी कर दिया है, उनकी फांसी की सज़ा रद्द कर दी है। कहीं ना कहीं सभी लोग इससे अचंभित हो गए हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई थी 2006 में, पूरे देश में सनसनी फैल गई थी, और जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड के बाद लोगों की निगाहें थी, हाई कोर्ट गाज़ियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर राहत महसूस की थी। लेकिन इन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से अचंभित कर दिया, और कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए ये बड़ा झटका है। और एक बार सीबीआई कह रही है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और जो सीबीआई ने कहा है इन दोनों लोगों को, कोहली और पंढेर को, इनको सजा दिलाने के लिए फिर से जो है कह रहे हैं वहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल निखिल। तो कहीं इसका मतलब लूप होल्स कहीं ना कहीं ज़रूर रह गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, विकास आप लगातार कवरेज करते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां परिस्थितिजन्य सबूत जो होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उन्हीं के सहारे एक के साथ एक चेन जोड़ करके, चेन ऑफ एविडेंसेस जोड़ी जाती हैं और फैसला सुनाया जाता है। लेकिन यहाँ इस मामले में ज़रूर कोई लूप होल होगा जिस पर हाई कोर्ट ने, जिसके बाद ये फैसला दिया है। अब आगे की राह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सीबीआई, जैसा कि आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, सीबीआई हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। और जैसा कि जिस बात का आपने जिक्र किया, इस बात पर एक नई चर्चा निकलेगी अब फिर से, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे तमाम सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर चश्मदीद गवाह नहीं होता है। साइंटिफिक एविडेंस जो होते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, उन्हीं के आधार पर दोषी को पकड़ा जाता है, उसको उसकी पहचान की जाती है, उसी के आधार पर सजा दिलाने के लिए काम किया जाता है। और वही चीज़ हाईकोर्ट में सिर्फ यही आधार था कि
मामले पे कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए उनको मामले में बरी कर दिया गया है। अब सीबीआई इस पे अपनी तैयारी करिए, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को एक बार फिर से जो है कह रहे हैं अपनी दलीलें रखेगी और सजा दिलाने का अपना पूरा प्रयास करेगी। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक दिलचस्प मामला होगा और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। और प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर छापे मारे। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने नगर निगम में ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सवलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों पर भी तलाशी ली। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार खंगाले जा सके। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता कमलेश सोमेश। दर्शकों, हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश जुड़े हुए हैं रायपुर से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सोमेश, किस तरह से ईडी के छापे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो एविडेंसेस इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको पहले बताऊं, छत्तीसगढ़ की भिलाई में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ईडी ने 7 जगहों पर छापा मारा है, भिलाई और राजनांदगांव में। जो सौरभ चंद्राकर है, महादेव ऐप के माध्यम से पूरे देश में सट्टा का कारोबार चलाया करता था और उनके जो गुर्गे थे वो सट्टा का कारोबार करते थे। सौरभ चंद्राकर 2019 में भिलाई से निकलकर दुबई पहुंचता है और वहां पर एक महादेव ऐप नाम का एक ऐप बनाता है, उसके जरिए लोगों को ठगी करता है। बीच में ईडी की टीम ने 417 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है और लगातार सौरभ चंद्राकर सुर्खियों में तब आया था जब उसने दुबई में एक आलीशान शादी की थी। आलीशान शादी में उसने मुंबई से तमाम कलाकारों को बुलाया था, इसके बाद में वह सुर्खियों में बना हुआ था। आज यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की है भिलाई और राजनांदगांव में। जो सौरभ चंद्राकर है उनके करीबियों के यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं उनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके पास मिले हैं और दस्तावेज में कई जानकारियां उनके पास मिल रही है। लगातार सुबह से यह कार्रवाई जारी है। जी। कुछ सरकारी अधिकारियों के भी तार जुड़े होने की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा जो एक नेक्सस है, जो इतना बड़ा सट्टा बाजार जो चलाया जा रहा है, तो उसमें कई बार ये इस बात की आशंका जताई जाती है कि कुछ लोग जरूर मिले होते हैं जो संरक्षण प्रदान करते हैं या उससे पूरे तार जुड़े होते हैं। किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? पहले आपको बताता हूँ सौरभ चंद्राकर कौन है। सौरभ चंद्राकर 2019 में दुबई निकला था। ये भिलाई का रहने वाला है। पहले एक जूस बेचने का कारोबार करता था। इसके बाद 2019 के बाद यह दुबई चला गया। इसका एक साथी है रवि उत्पल, जो टायर पंचर बनाने का काम किया करता था। इसने दुबई में उसे वहां पर बुलाया। इसके बाद इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया गया महादेव ऐप। लगातार बीच में एक छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के एक अधिकारी को भी उसने ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद यह मामला का खुलासा हुआ। आरोप ये लगा कि ये जो पुलिस विभाग का अधिकारी है, छत्तीसगढ़ के तमाम कई अफसर हैं, उनके पास पैसे पहुंचाने का कार्य किया जाता था। ईडी ने 2022 में दुर्ग पुलिस को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि आपके पास क्या लेन देन हुए इसके साक्ष्य हमें दें। जब पत्र लिखने के बाद जिनके अकाउंट में जो पैसा गया था उसके माध्यम से स्थानीय पुलिस ने ईडी को वह जानकारी दी। फिर उसके बाद अहम दस्तावेज जो उनके पास मिला तो चौंकाने वाले थे। कई अधिकारियों के नाम थे जो महीने उनको उनके माध्यम से पैसा जाता था, जो बताया जा रहा सट्टा का पैसा था। और ये हर महीने छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे जिले हैं जो अधिकारी हैं उनके पास ये सट्टा का पैसा पहुंचता था। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा मामला है, बड़ा खुलासा है और ईडी की जो रेड्स हो रही हैं वो इस मामले को और विस्तार देंगी और खुलासा हो सकेगा। इसमें बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें बाकी हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर।
थिंक आईआईटी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में। अब नजर डालेंगे कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी को वैध बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। और चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा है। 30 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में 30 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता है। यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस 4 जुलाई को केस में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है। राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले यह सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने और हाथ छोड़कर बुलेट मोटरसाइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो एक खाली सड़क पर हाथ छोड़कर बुलेट पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को इस वीडियो के सामने आने के बाद से वो विवादों में घिर गए। उन पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए लोग उन पर सवाल कर रहे हैं। और गंगा जल पर जीएसटी मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत दर्ज की है और कहा है कि केंद्र सरकार डाक विभाग के माध्यम से जो गंगा जल की बिक्री करता है उसके 35 रुपए के बोतल में 18% जीएसटी जुड़ा रहता है।
चुनाव मीडिया प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए जीएसटी से इसे जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल भ्रमित करने के आदी हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जीएसटी राजस्व प्राप्ति की एक प्रक्रिया के तहत लागू है। इसमें राज्य की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जीएसटी की राशि का प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा होता है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को जीएसटी में हिस्सा तो चाहिए, लेकिन जब अपनी सरकार में सामने आए किसी गंभीर मामले में उन पर उंगली उठे तो बचाव के लिए तथ्यों से परे जाकर राजनीतिक चालें चलने लगते हैं भूपेश बघेल। और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यमुना को प्रदूषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले 9 वर्षों में यमुना नदी को गंदा नाला बना दिया है। और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में 6 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है, जिससे मनाली लेह राजमार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। वहीं कुंजुम सहित रोहतांग दर्रे पर भी करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। और आज और कल दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को भी बरकरार रही। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से ऊपर खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 से पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बाहरी दिल्ली के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कुल मिलाकर राजधानी की हवा खराब श्रेणी में ही रही। हवा की रफ्तार बहुत तेज न होने और तापमान में कमी आने के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक ठहरे रहे हैं। इसलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने आंकड़े जारी किए और एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। NCR के शहरों की बात करें तो फरीदाबाद का AQI 270, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 168, जबकि नोएडा का 200 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का AQI खराब, जबकि अन्य जगह मध्यम श्रेणी में रहा। और IOC के 141वें सत्र में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स 2028 की आयोजन समिति का प्रस्ताव कि कार्यक्रम में 5 नए खेलों को शामिल करने को IOC सत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इन खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट का T20 स्वरूप, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश LA28 में यानी लॉस एंजल्स 28 में शामिल होंगे। तो 5 अन्य खेल शामिल होंगे 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक खेलों में। IOC का 141वां सत्र जो कि मुंबई में आयोजित हुआ है। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को शामिल करने को मंजूरी मिलेगी। और शिशिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। शिशिर, क्या है पूरी जानकारी, क्या अपडेट? शिशिर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? थोड़ी देर में शिशिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से दोबारा, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि यह खबर आ रही है कि 2028 लॉस एंजल्स खेलों में, ओलंपिक खेलों में IOC का जो 141वां सत्र रहा है उसमें यह फैसला लिया गया है कि लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में 5 नए खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
तो इस पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब बात शारदीय नवरात्र की कर लेते हैं। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह आरती की गई। और नवरात्रि के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां से प्रार्थना है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हर चुनौती का सामना करने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। और देश भर में आज नवरात्रि के दूसरे दिन वाराणसी के ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। राजेश्वर सागरकर महंत ने इस बारे में विशेष जानकारी दी। इनका दर्शन जो है चारों नवरात्र में विशेष होता है, विशेष दर्शन पूजन अर्चन होता है, लेकिन 2 नवरात्र प्रचलित है, इसलिए इनका नवरात्र में द्वितीया तिथि को दर्शन में काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति है। मैं यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से माई की सेवा पूजा कर रही हूँ और यहाँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिवस का महत्व है। यहाँ पर नवरात्र के दूसरे दिन काशी में बहुत महत्व है ब्रह्मचारिणी देवी दर्शन करने का। और गुजरात में नवरात्र उत्सव के दौरान सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया। लोगों में गरबा की धूम रही। काफी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और साइकिल गरबा डांस किया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको।
सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। फिलहाल अर्थ जगत की खबरें दिखाएं, इससे पहले आपको लिए चलते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं और आपको लिए चलेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे और जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे हम आपको इसके संदर्भ। एटीएम खुल जाएगा कांग्रेस के लिए, लेकिन वो इतना जल्दी होगा ये कल्पना हमने भी नहीं की थी। इनकम टैक्स की रेड हो रही है कई कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ और बाकी जगहों पर, बेंगलुरु में और कर्नाटका के कुछ अन्य स्थानों पर, और सिर्फ 50 करोड़ कैश मिले हैं, सिर्फ 50 करोड़, जिसमें 42 करोड़ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के निवास से मिले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके संबंध कई कांग्रेस के नेताओं के परिवार से हैं। ये क्या हो रहा है? ये अभी तो आरंभिक राशि है। इतनी जल्दी कांग्रेस कर्नाटका कैश करप्शन शुरू हो गया? ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत शर्मनाक है और बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल सीन से अपने को बैक लिए हुए हैं। तो उनसे क्या बात करें? राहुल गांधी, आप कुछ बोलेंगे इस पर? हर विषयों पर आप ज्ञान देते हैं, तो इतना बड़ा कैश फॉर करप्शन आया है। ये पैसे क्या तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में इनका उपयोग होने वाला था? और क्या ये सही नहीं है कि इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के अभी लगभग 600 करोड़ रुपए जो उनकी देनदारी थी वो दी गई, तो कट उसमें से मिला है? ये कई परिस्थितियां संदेह के घेरे में कई सवाल खड़ी करती हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 50 करोड़ रुपए कैश पे मिलेंगे तो बहुत गंभीर सवाल है ना। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी आपको देना पड़ेगा और आपकी खामोशी से काम नहीं चलेगा, और हम उठाते रहेंगे इसको देश भर में। कर्नाटका में तो उठ ही रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी का हाथ करप्शन के साथ, ये जो कहावत है वो बार बार साबित हो रही है। अभी मैं छत्तीसगढ़ से प्रचार करके आया हूं, वहां भी वही हाल है, स्कैम पर स्कैम। ये यहां से आ रहा है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। The BJP has always apprehended that with the advent of the Congress government in Karnataka, it will turn out to be another ATM for the Congress party. But we never thought it will happen so soon. Income tax authorities are raiding in Bangalore and other parts of the state of Karnataka in the premises of contractors, and only 50 crore in cash has been recovered, including a huge chunk of amount from a contractor who is having close relationship with Congress leaders. What is happening? I am told that about 600 crores of their pending dues were released recently by the Congress government, and this is the cut to be used as a cash for corruption of the Congress in view of the elections in Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. Therefore, Congress का हाथ corruption के साथ, the hand of Congress is with corruption, is becoming confirmed so soon after the Congress government came to power. And is a part of their trade. The same we saw in Chhattisgarh, where I was campaigning for the last many days and have come only yesterday. The BJP will continue to expose it, not only in Karnataka, but also in the country.
But what is amazing is the conspicuous silence of Rahul Gandhi, who keeps on giving gyan to the entire country, but maintaining this stoic silence. The silence of Congress party, his sister, and the other Congress leaders, including Mallikarjun Kharge, whose home state is Karnataka, it speaks. तो कांग्रेस पार्टी पर कर्नाटक में छापे के दौरान 50 करोड़ रुपए निकलने के बाद राहुल गांधी की चुप्पी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा है, बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है और जो उनका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर चुप्पी साधे हुए है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई थी। गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोल दिया जाएगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार 9 बजे से 5 घंटे के लिए इसे खोला जा रहा है। इसके जरिए राफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही मानवीय सहायता को लेकर आने वाले ट्रक्स को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर राफा क्रॉसिंग के खुलने पर परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। और उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल ने गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया है। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इजरायल हमास युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय सहायता आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। बाइडेन ने कहा कि वे गजा में मानवीय सहायता आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और दक्षिणी इजराइल के शहर सिद्रात में कैसे हालात हैं, वहां की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा डीडी न्यूज़ संवाददाता अमृतपाल ने लिया और वहां से एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। और हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय मीडिया का इकलौता चैनल है डीडी न्यूज़ जो सिद्रात में इस समय पहुंचा है। ये वही शहर है जहां हमास ने सबसे पहले हमला किया था। इजरायल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। आज जंग का 9वां दिन है और दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। जहां इजरायल के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स और आर्टिलरी पावर गाजा में बम गिरा रहे हैं, वहीं हमास भी रॉकेट अटैक्स इजरायल पे कर रहा है। कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव पर एक रॉकेट अटैक हुआ। मैं इस वक्त एक छोटा सा गांव है सिद्रोत जो गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां मौजूद हूं, जहां पर सुबह से 20 रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा पाएं, ये शहर खाली करवा लिया गया है। जहां इजरायल नॉर्थ गाजन्स को कह रहा है कि आप वहां से इवैक्यूएट करें और साउथ में जाएं, वहीं इजरायल अपने जो लोग हैं, अपने जो सिविलियंस हैं, उनको जो बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस हैं, उनको सेटलमेंट्स हैं, वहां से खाली करवा रहा है। ये वर्चुअली एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि आपको दिखाएं कि
ये एक बच्चों का पार्क था, सिड्रॉइड बा पार्क। यहाँ छोटे छोटे बच्चे 10 दिन पहले तक खेलते थे। इस वक्त शाम होने को आई है, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और लगातार ये इवैक्यूएशंस यहाँ से चल रही हैं। ये सिर्फ सिड्रॉइड में नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल के लगते जो छोटे गांव और शहर हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लोग यहां से प्लान करके यहाँ से दूर जा रहे हैं। बड़े शहरों में, टेल अवीव में बहुत सारे लोग मुझे सिड्रॉइड के मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि ये दिखलाएं इस बिल्डिंग को कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ मैं जब एंटर कर रहा था तो ये नेबरहुड की तादाद मुझे 5000 बताई गई, पर अब यहाँ के दरवाजे लॉक पड़े हैं। लोग यहाँ ये जगह छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं और क्लियरली जंग में ये तो बात की बात है कि कौन जीतता या कौन हारता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, जो दोनों साइडों पे, गाजा पट्टी में भी और इजराइल में भी इस जंग की देखने को मिल रही है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, सड्रॉट गांव, इजराइल गाजा बॉर्डर, डीडी न्यूज। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ ताज़ा जानकारी और अपडेट्स के साथ गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को लेकर भी बातचीत करेंगे उनसे, वो हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। अमृत, जो ताज़ा अपडेट्स हैं, जो ताज़ा युद्ध से जुड़े हुए समाचार हैं, वो तो आप हमको बताएंगे ही, साथ ही साथ जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान आए हैं उससे जुड़े हुए जो अगर ये समझा जाए कि उसके बाद क्या कुछ स्थितियों में कोई परिवर्तन या रणनीति में कोई परिवर्तन इजरायल के आपको लगता है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन का भी दौरा बताया जा रहा है इजरायल में, तो बहुत सारे चेंजेस या मूव्स जो कहा जा सकता है कि लगातार घट रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल, आपके ये फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। पल पल के हिसाब से यहाँ स्ट्रैटेजी बदल रही है, क्योंकि एक तरफ जंग पूरे इंटेंसिटी से चल रही है। इजराइल अपने जो लड़ाकू विमान हैं वहाँ से बॉम्ब्स पाउंड कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, इजराइल से गोले दाग रहा है गाज़ा पट्टी में, और उसकी जो फिगर्स हैं वो कैजुअलिटी फिगर्स वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेटेस्ट फिगर्स करीब 2700 लोग गाज़ा पट्टी में ही अभी तक मर चुके हैं, करीब 10,000 के आसपास लोग इंजर्ड हैं। अबाउट 1 मिलियन लोग वहाँ से एक्चुअली पलायन करके सेंट्रल और साउथ पैलेस्टीन ये गाज़ा में मूव किए हैं। अब वहीं हमास लगातार रॉकेट अटैक्स कर रहा है इजराइल में, इजराइल के बड़े शहरों में भी रॉकेट अटैक्स कर रहा है, और जो गाज़ा एनक्लेव है, बेसिकली जो गाज़ा पट्टी के साथ के गांव हैं वहाँ पर रॉकेट अटैक्स कर रहा है। ये रॉकेट्स ज़्यादातर अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना इंटरसेप्शन सिस्टम तेज़ कर दिया है। इनका जो फेम्ड आयरन डोम सिस्टम है वो काफ़ी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रहा है, पर ये भी है कि जब आप इतने ज़्यादा रॉकेट्स फायर करते हैं तो आप कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट्स हिट करते हैं। लगातार कल टेल अवीव में एक बिल्डिंग हिट की, सदरॉत में बिल्डिंग हिट की, तो ये रॉकेट अटैक्स चल रहे हैं, काफ़ी रॉकेट्स न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टेटमेंट्स, देखिए डिप्लोमेसी चल रही है उनके पहले वो एक उसमें कहते हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। एंटनी ब्लिंकन जो दौरा कर रहे हैं रीजन का, वो कहते हैं वी स्टैंड विद इजराइल, वी अंडरस्टैंड इजराइल्स पोजीशन एंड वी विल कंटिन्यू टू बैक देम डे इन डे आउट। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि द इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, बट इट वुड बी अ बैड आइडिया टू ऑक्यूपाई गाज़ा। तो ये संकेत ये है कि वो डिटर कर रहे हैं इनको कि आप ग्राउंड ऑफ असॉल्ट ना करें, आप अंदर ना जाएं अपने टैंक्स और आर्टी फायर लेके, पर ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमास को मार दें। तो कल राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात ये भी कहा कि
not all Palestinians are not terrorists, Hamas is. तो क्लियरली एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कि आप हमास को जो अटैक कर रहे हैं उस पे हम आपके साथ हैं, पर इसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सिविलियन काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो और बढ़ेंगे अगर ये इन्वेड करते हैं या बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उस पर अमेरिका इनको डेटर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी डिप्लोमेसी ये चल रही है कि राफा बॉर्डर की जो क्रॉसिंग है उसके लिए वो खोल के ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए। हज़ारों ट्रक खड़े हैं इजिप्शियन साइड पर, राफा क्रॉसिंग पर। इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं अब कि वो मूवमेंट ट्रक्स की शुरू हुई है, फ्यूल अंदर जाने दिया जा रहा है। यूएन इमरजेंसी कॉल्स कर रहा है कि बहुत हालात ख़राब हैं, 24 घंटे का ईंधन और खाना और एसेंशियल सप्लाईज रह गई हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करें। अमेरिका की दूसरी चिंता एक और भी है कि अपने जो उनके नेशनल्स हैं उसके नंबर्स वेरी कर रहे हैं कि वो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उनको कैसे छुड़ाया जाए और उनके जो अपने नेशनल्स गाजा में हैं वो कैसे मूव आउट करें। जी निखिल जी, निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है, जंग फिलहाल जारी है और आप उस पर नज़र बनाए रखे हैं। आप अपना भी वहाँ पर ख्याल रखिएगा। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जहाँ इस वक्त बीजेपी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। झारखंड के श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके
इस छत्तीसगढ़ में हुई और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना, कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी एक। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पर उन्होंने सीधा हमला बोला और रमन सिंह सरकार के दौरान जो विकास कार्य किए गए थे उसका भी ब्यौरा उन्होंने पेश किया। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।